मैं डॉक्टर मीनू पांडे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा जी। शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शर्मा जी भोपाल के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आप जो गीत, गजल और अनेक विधाओं में आप लिखते हैं, साथ ही साथ आप पुलिस अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी रहे हैं। और यदि हम आपके जन्म स्थल की बात करें तो बुंदेलखंड को बिलोंग करते हैं। टीकमगढ़ आपकी जन्म स्थली है। और यदि आप उनकी एजुकेशन में विविधताएं देखेंगे तो हम आपसे ही सर सुनना चाहेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपकी थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, साथ ही साथ जो शैक्षणिक आपकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं टीकमगढ़ के पुरानी टेरी मोहल्ले में पैदा हुआ था जी। और टीकमगढ़ में रह के ही मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। जी जी। और मेरे पिताजी का बैकग्राउंड पुलिस में ही था। जी। मेरी माताजी वेल एजुकेटेड थी, लेकिन संपूर्ण तरह गृहिणी नहीं है वो। जी जी। और हम लोगों की एजुकेशन माताजी के द्वारा ही संपन्न कराई गई है। जी जी जी। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दुनिया के जितने ग्रंथ हो सकते हैं, रामायण के हर तरह के, वाल्मीकि हो या तुलसीकृत हो, उनके कई वो हों, भागवत हो, गीता हो, प्रेम सागर, सुख सागर, ऐसी बहुत सारी जो ग्रंथ हैं वो उनके अध्ययन करती थी। उस समय जो उपलब्ध हुआ करते थे, उनका संग्रह भी आपको भी दिखाऊंगी, यहाँ रखा हुआ है। तो वो हमको अपने साथ में वो जोड़ के रखती थी। क्योंकि मैं अपने सभी पारिवारिक पृष्ठभूमि में, दो भाई थे हमारे, एक बहन है। बहन हमसे काफ़ी छोटी है, तो काफ़ी समय तक मैं ही छोटा बच्चा घर में होता था। और बहन तो मुझसे काफ़ी छोटी थी फिर। तो 3 भाई बहन के बीच में ये हमारा वो रहा। बड़े भैया का हमको काफ़ी स्नेह मिला, उनका मार्गदर्शन भी मिला। और बड़े भैया से मैं 6-7 साल छोटा था, तो उनका प्रेम भी था और गाइडेंस भी था और अनुशासन भी था। तो पिताजी का और बड़े भाई का अनुशासन रहा, माँ का प्रेम मिला, तो शिक्षा दीक्षा मिली, और वहीं हमारा सब कुछ हुआ। इसके बाद में फिर हम MSc तक हमने शिक्षा की, वनस्पति विज्ञान से हमने MSc की। और फिर हमने पुलिस सेवा में आने के बाद क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस से सागर यूनिवर्सिटी से जो है PG डिप्लोमा किया, जो हमारे पुलिस महकमे की तरफ से कराया जाता है, वो हमने वो भी किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं आदरणीय शर्मा जी से, और हम अभी उनके जो शैक्षणिक जो बैकग्राउंड है उनका, उसके बारे में जान रहे थे। और हमने जाना कि आपने जो विज्ञान है उससे पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और उसके बाद सर्विस में, पुलिस की सर्विस में आने के बाद में आपने जो क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस का जो डिप्लोमा होता है, जो कि हरिसिंह और यूनिवर्सिटी सागर में से ही करवाया जाता था, वहां से आपने डिप्लोमा हासिल किया है। और साथ ही साथ यदि आप देखें, इतना मतलब सिर्फ आप पुलिस की सेवा या फिर सिर्फ साहित्यिक सेवा तक ही एक तरह से बोल सकते रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि आप होम्योपैथी के बहुत अच्छे जानकार हैं। आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। स्विमिंग में भी आपने काफी खिताब जो है वो हासिल किए हैं। और उसके अलावा आपको हॉकी जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से आती है। और अभी बातों के दौरान मुझे पता चला कि आप बांसुरी वादक भी हैं, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं और पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो यूं कहा जाए कि जैसे सीमा दीदी हैं और आदरणीय सर हैं, तो जैसा कि मैंने अभी अपने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था कि दोनों की बहुत सारी जो आदतें हैं वो मिलती हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज होती है कि यदि आपका लाइफ पार्टनर भी उस फील्ड में है तो आप एक दूसरे से भी काफी कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो एक सुखद दाम्पत्य जीवन की जो एक मिसाल है वो आदरणीय सर हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के बारे में जो बात कर रही थी, तो सर से मुझे ये जानने का मौका मिला कि जब गांव में, जब हम आजकल तो जैसे एक पर्टिकुलर एज जो है वो डिसाइड रहती है कि अब आपको एडमिशन लेना है, उसके पहले आपको एडमिशन नहीं होगा, लेकिन पुराने समय में किस तरह से सर को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया गया, एक दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में, ये दास्तान हम सर से ही सुनते हैं। सुनाइए सर। जैसा कि मैंने बताया कि मैं परिवार में छोटा था जी,
तो मेरी माँ से ज्यादा अटैच रहा। मेरी माँ जो है मुझे उस समय म्यालों वाले घर होते थे, उनमें म्याल के ऊपर एक झूला डाला रहता था, उसमें खोजी डाल के बिठा के झुलाते जाते थे और वो मुझे पढ़ाना शुरू कर देती थी झुलाते हुए। जो जैसे बच्चों को गाना गा के सिखाते हैं माँ बाप, वैसे मेरी माँ मुझे पहाड़े गिनवाती थी। मुझे झूले में झुला झुला के उन्होंने उस जमाने में 20 तक के पहाड़ याद करवा दिए थे। जब मैं स्कूल गया तब मुझे 20 तक के पहाड़ याद थे, गिनती याद थी। यहाँ तक कि जब भर्ती कराने की बात हुई कि हमें भी स्कूल जाना, मैं जिद करने लगा कि मैं बहुत पढ़ गया हूँ, अब मुझे तो स्कूल जाना है। सही है। तो उन्होंने मुझे घर में जोड़ बाकी तक घर में सिखा दिया। अरे वाह, क्या बात है। अब मैं छोटी सी उम्र में, कम उम्र थी मेरी, लगभग 4-5 साल की उम्र होगी, और बड़े भैया के साथ, बड़े भैया हमसे काफी बड़े थे, तो उनके साथ में स्कूल जाने लगा और एक थैला टांगा और स्लेट पट्टी डाल के स्कूल चला गया। अब मास्टर जी ने मुझे जैसा कि पहली कक्षा में उठाते हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या आता है। मैंने बता दिया मुझे सब आता है। बोले आपको आ ई लिखना आता है? हमने कहा मुझे तो और भी कुछ आता है, हम तो जोड़ भी लेते हैं उसको। तो बोले तो इस क्लास में क्यों बैठे भाई, अगली क्लास में बैठाओ। तो कक्षा 2 में बैठा दिया गया मुझे। इसी तरह कक्षा 2 में उन्होंने पूछा कि गिनती आती है? हमने कहा गिनती नहीं, हमको तो पहाड़े भी आते हैं। तो बोले भाई आप 2 में क्या कर रहे, 3 में जाओ। मुझे तीसरी में बैठा दिया। और यही हाल तीसरी में कुछ दिन तक बैठे। उन्होंने कहा क्या कर सकते, बोर्ड पे जो कुछ लिख सकते हैं? तो मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग बोर्ड पर लिखना दिखा दिया। तो बोले आप अब एक काम करो, जाके चौथी क्लास में बैठो। बोले यहाँ के बच्चों में आपकी नॉलेज कम हो जाएगी, आगे बढ़ो। इस तरीके से हमारी एजुकेशन हुई। तो काफी कम एज में हमने हायर सेकेंडरी 68 में हमने हायर सेकेंडरी कर लिया था। और ये सिलसिला पढ़ाई का चला। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में हम सर्विस में आ गए। तो इस तरह से आप देखें, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी इतनी ही हम बोल सकते हैं कि लचीली होनी चाहिए। बहुत सारे नॉर्म्स जो थोप दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको वो रोक लेते हैं। तो इसका जो सीधा सच्चा उदाहरण आपके समक्ष है आदरणीय सर की, एक साल में ही उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास में आप आ गए अपनी प्रतिभा की दम पे। और जिसका मेन रीजन रही हैं आपकी माताजी, क्योंकि आपकी जो माताजी हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की होने के साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमता भी इतनी ज्यादा थी। वेद, पुराण, रामायण, अलग अलग अनेक तरह की रामायण जो है उस समय जो भी उपलब्ध धार्मिक ग्रंथ थे उनको पढ़ा करती थी, साथ ही साथ आपको भी सुनाया करती थी। और इसी तरह से जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, जब इस तरह से वो भारतीय ज्ञान परंपरा हस्तांतरित होती है अगली पीढ़ी में, तो वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं रहता, वो नेचुरल एनवायरनमेंट रहता है। और वो ताउम्र वो संस्कार, वो संस्कृति, वो ज्ञान आपके साथ रहता है। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है आजकल के पेरेंट्स को भी कि इस तरह से हम अपने बच्चों के लिए वो माहौल जो है वो क्रिएट करें। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि आप भोपाल के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो आप कुछ ऐसी मतलब उस साहित्यिक आयोजन के बारे में बताइए कि जिसके कारण आपका जो रुझान है, आपका जो झुकाव है साहित्य के प्रति इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर आप सारी चीजें छोड़कर सिर्फ साहित्य की सेवा में रम गए। देखिए 2013 में मैं सेवानिवृत्त हुआ जी। तब तक मैं लगभग 38.5 वर्ष तक पुलिस सेवा में रहा जी। और जब मैं पुलिस का था तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस में ही रहा, मैंने पुलिस में बहुत सारे काम किए, लेकिन साथ साथ मेरी कविताएं भी चलती हैं। ये बात अलग थी कि हमको छंद विधान का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। मैं गजल भी लिखता था, गीत भी लिखता था, लेकिन वो किस मीटर पे लिखे गए हैं, किसी एक राग में हमने लिख दिया। और किताबों में वीणा जैसी सोच विचार साहित्य की पत्रिकाएं जो होती हैं, उच्च स्तरीय पत्रिकाएं, उनमें गजल के नाम से गजल मेरी छप गई। तो मुझे लगा कि हम बहुत अच्छे गजलकार हैं। मैंने कुछ किताबें इकट्ठी करके उनको संग्रहित करके, अपनी रचनाओं को संग्रहित करके किताब छपवाने की भी कोशिश की उस जमाने में। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में जब मैं 2014 में फेसबुक से जुड़ा, तब मुझे पूर्णिमा वर्मन जी का सानिध्य मिला। उनका एक अंतरराष्ट्रीय समूह है अभिव्यक्ति विश्वम, तो
उसमें वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्यक्रम करती थी, तो उन्होंने सब गीतकारों से गीत मांगे थे, दो गीत, और यदि सिलेक्ट होंगे तो फिर वो उन्होंने कहा था हम आपको आमंत्रित करेंगे। तो उसमें 2 गीत हमारे और 2 गीत सीमा जी के पास हो गए, और वो उन्होंने हमको तिथि दे दी कि आपको 3 दिन के प्रोग्राम में शामिल होना, लखनऊ में शामिल होना है अभिव्यक्ति विश्व में। वहां गए तो मैंने ये देखा कि देश के बहुत सारे प्रसिद्ध गीतकार, वो विशेष तौर पे नवगीत पे उनका फोकस था। अच्छा। तो नवगीतकार बहुत सारे देश के, उत्तर प्रदेश तो खार गढ़ है नवगीत का, वहां से तमाम लोग, विदेशों से भी लोग आए, तो वो भी लोग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम लोग वहां थे। उनके बीच में हमने, जब वो हमारी 2 रचनाएं पास हो गई, वहाँ रविंद्र कुमार रविंद्र जी जैसे मतलब विश्व स्तरीय नवगीतकार, उन्होंने हम दोनों के गीतों की समीक्षा की। वहां से हमको एक प्लेटफॉर्म मिला, जब हमको एक गीतकार के रूप में एक मान्यता मिल गई, तब हमको लगा कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी होती कि हम इसमें कुछ गलत ना हो। मैंने अपनी जो पुरानी लिखी हुई किताबें रखी थी, मैंने उनको जांचा, हमने देखा कि ये तो कहीं कहीं मीटर में नहीं है, तो हमने उनको निरस्त कर दिया, फिर उनको नहीं छापा। इसी तरह फिर सीमा जी और हमने दोनों ने मिलकर तमाम समूहों से जुड़े, गीत भी सीखे, गीत का मीटर सीखा, गजलें सीखी, छंद विधान पे हमने बहुत काम किया, कविता लोक से जुड़े, और भी तमाम समूह थे। ओपन बुक्स ऑनलाइन जो है एक समूह है, उसमें भी ये सिखाते हैं। उन समूहों से जुड़ के हमने रेगुलर, फिर कई जगह जो है, कई समूहों में फिल्बदी चलती है गजल की, तो एक आपको एक मिसरा दे देंगे, उसके ऊपर गजल लिखना है, तो रेगुलर हमने कई 400-500 गजलें लिख डाली। अच्छा। तब भी हमने किताबें नहीं छपवाई। तो 2014 से हम गजलें लिखते लिखते हमने कई बार कोशिश की कि मैं गजल की किताब छापूं, लेकिन जब भी काम करने बैठो तब हमें कुछ लगता था कि इसमें और काम होना चाहिए। वो करते करते फिर क्या हुआ कि बीच में सीमा जी ने गीत के पकड़ लिया, तो उन्होंने गीत की किताब भी निकाल दी। उनकी जब गीत की किताब आ गई, गीत अंजलि, तब मुझे लगा कि मुझे भी गजलें छोड़ो भाई, हमारी भी एक गीत की किताब आना चाहिए। तो उनके बाद फिर मैंने अपनी मुखर्च तेरे किताब निकाली, गीत संग्रह। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गीत संग्रह है। और इस गीत संग्रह के ऊपर जो मुख पृष्ठ है, इसके कवर पे जो चित्र है, ये जो चित्र है ये मेरा बनाया हुआ है। क्या बात है। इसी का ये चित्र मैंने ही बनाया था। तो ये गीत संग्रह आया, इसको भी गीत समूह ने हमें सराहा है, कई जगह कई इस पे पुरस्कार भी हमको मिले। और अभी मेरा गजल संग्रह तैयार है, सीमा जी का गीत संग्रह दूसरा आ गया है, अब मेरा गजल संग्रह ये पांडुलिपि तैयार है, वो प्रेस में है। और मुश्किल से लगभग 1 महीने में हमारे हाथ में वो पांडुलिपि भी आ जाएगी। क्या बात है। उसकी किताब भी आ जाएगी गजल संग्रह की। इसका नाम हमने रखा है ये अंधेरों की पैरवी वाले। अच्छा। तो ये अंधेरों के पैरवी वाले मेरा गजल संग्रह शीघ्र आप लोगों के हाथ में होगा। वैसे साझा संग्रह करीब लगभग 15 साझा संग्रह हमने लिखे हैं, गीत, गजलें, छंद सभी उसमें है। तो ये हमारी, तो 15 से ज्यादा जो साझा संग्रह के आप हिस्सा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि आपने स्वयं ही सीखा है, अलग अलग जो ग्रुप हैं, चाहे फेसबुक समूह हो, व्हाट्सएप समूह हो, या किसी भी तरह से जो भी समूह है, उनसे आपने खुद पर ज्यादा काम किया है कि किस तरह से आप सीख सकते हैं। और विज्ञान के विद्यार्थी की ये बहुत ही जो विशेषता रहती है कि आप जब भी कोई काम हाथ में लेते हैं तो एक सिस्टमैटिक वे में ही आप आगे बढ़ते हैं। इतना जैसे आपने बताया कि अभी तक आप 400-500 गजल लिख चुके हैं। यदि कोई और व्यक्ति होता तो अभी तक शायद 8-10 किताबें प्रकाशित करवा चुका होता। लेकिन जो आपका धैर्य है कि नहीं, जो कुछ आए वो परिष्कृत रूप में आए, यही एक पहचान होती है एक जो वरिष्ठ साहित्यकार है, जो एक दक्ष जो साहित्यकार हैं उनकी, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि मेरे काम में ना रह जाए। तो ये बात हम सभी को प्रेरित करती है, हम सभी को इस बात से प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, लोगों के हाथों में आ जाती है, तब उसका परिष्कृत हो पाना संभव नहीं हो पाता है। तो हम अपने लेवल पर उसको जितना अच्छा कर सकें, जितना एडिटिंग उसमें संभव है वो करना चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर का जो नेचर है बहुत जुझारू, क्योंकि
आप यदि पुलिस वाले जॉब में हैं तो वहाँ ये आवश्यकता भी होती है। मैक्सिमम रिस्क टेकर्स जो होते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी यदि आप में नहीं है, जुझारूपन आप में नहीं है, तो आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। तो हम सर अब क्योंकि बहुत सारे किस्से आपके सुने हुए हैं, लेकिन आपके मुखारबिंद से हम कुछ ऐसा रोचक किस्सा सुनना चाहेंगे जो आपके जो करियर में, पुलिस लाइफ में, जो आपको बहुत ज्यादा अपील करता है। क्योंकि ऐसे तो अनगिनत किस्से होंगे, पूरे मतलब आपका जो पूरा जीवन जो पुलिस की जो सेवा में आपने अर्पित किया है, तो कुछ चुनिंदा किस्से हमारे दर्शकों के समक्ष आप पेश करें। वैसे तो 1976 से मैं फील्ड में रहा हूँ, विभिन्न थानों पर थाना प्रभारी भी रहा हूँ, और कई चैलेंजिंग हमको काम मिले हैं, और कई डकैती अभियानों में भी चला हूँ, अपराधियों के से भी हमारे मुठभेड़ें भी हुई हैं, कई जगह गोलियां भी चलती रही, सब कुछ हर तरह का हुआ। नदी नालों में कूद करके भी हमने अपराधी पकड़े हैं, बस नदी में गिर गई तब भी हमने लोगों को, मतलब बाकी लोग, एक पेपरों में इस तरह से छपा था कि जहाँ बाकी अधिकारी अपनी ड्रेस की क्रीज देखते हुए किनारे पर खड़े थे, वहीं हमारे बारे में कहा था कि शर्मा जी ने अपने कपड़े उतार के नदी में कूद के लोगों को पकड़ा, लाशें पकड़ी, कई लोगों को निकाला नदी में से। हमारा इस तरह सम्मान भी हुआ उसमें। बरेली के नगर निगम ने, वहाँ के NGO हैं वहाँ पे, उन्होंने हमारा सम्मान किया, वहाँ पे कई सार्वजनिक सम्मान किया। सरकार के विभागों से तो जो पुरस्कार मिलते हैं मिलते ही हैं, पब्लिकली हमारे सम्मान किए गए, लोगों ने देखे, फोटो खींचे वहाँ पे हमारे। ऐसे कई मौके आए हैं जहाँ पे हम लोगों के बीच में जिए हैं। अक्सर ये होता था कि जैसे हम कई जगह चैलेंजिंग पोस्ट पे रहे, जहाँ पुलिस अधिकारियों को टिकने ही नहीं दिया जाता था। इतने अपराधियों का वो तो बोलबाला था, राजनीतिक संरक्षण था कि अक्सर जो है कोई थानेदार 2-4 महीने टिका, और जहाँ उसने अपना काम करना शुरू किया कि लोगों ने हड़ताल कर दी, हटाओ थानेदार को। तो मेरे साथ ये भी हुआ कि जब मैं ज्वाइन हुआ तो मेरे अगेंस्ट अगर किसी ने हड़ताल करने की कोशिश की, तो अब जो सामान्य जनता होती थी, व्यापारी वर्ग होता था, आम लोग होते थे, मेरे लिए हड़ताल कर देते थे, चक्का जाम कर देते कि उनको वापस लाओ। क्या बात है। और मेरी एक थाने में 6-6 बार पोस्टिंग हुई है। अरे वाह। तो पब्लिक डिमांड के ऊपर भी। जी। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अधिकारी पुलिस में रह के भी जनप्रिय हो सकता है। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों के दुख दर्द में, छोटी छोटी बातों में, उनके घर प्रवेश में, परिवार में, विवाह शादियों में, सारी चीजों में हम जुड़े रहते थे। और अच्छे बुरे में हर जगह जहाँ किसी को आपत्ति विपत्ति है, हम अपना दुख दर्द ना, उनका दुख दर्द अपना समझ के उनके साथ खड़े होते थे। ऐसी जो कई काम किए, जो अपराधी तत्व होते थे, जिनको कभी करोड़पति अरबपति पार्टियां, जिनको कोई कभी हाथ नहीं लगा सकता था, हम उनको पकड़ के बाजार में उनका जुलूस निकाल देते थे। अच्छा। तो अब उनकी राजनीतिक अप्रोच देखिए, हमारा ट्रांसफर भी होता था। तो पब्लिक का ये होता था कि पब्लिक कहती थी नहीं, उनको वापस लाइए। 2013 में रिटायरमेंट के पहले मैं टारसीट किया ही था, तब आखिरी में एक विधायक के पुत्र का अपहरण हो गया। अच्छा। वो काफी मीडिया में छाया रहा, तमाम मीडिया में का नॉलेज बना। उसमें तमाम अपराधी थे, विधायक जी खुद आ गए थाने पे, उनके तमाम लोग आ गए, पूरी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों के लोग आ गए, तो पूरा थाने का घेराव हो गया। मतलब शाम को उनका अपहरण हुआ और रात को 2 बजे तक थाने का घेराव होता, लगातार बढ़ती रही भीड़। पूरी पब्लिक शहर की आ गई, इटारसी जैसा थाना। तो अब ये सोचिए कि मैंने उनसे, विधायक जी से निवेदन किया कि भाई ये तो आप चलते रहेगा, हमें काम करने दीजिए। अब मैं अपराधी को तो ढूंढूं भाई, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हमको काम करने का समय तो दीजिए, 1 दिन का समय दीजिए मुझे। 1 दिन में अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ तो आप थाना, आपके थाना है, घेरिए, तोड़िए, फोड़िए, इसको जो भी करना वो करिए आप। तो उन्होंने मेरी बात मानी और वो पब्लिक से हाथ जोड़ के भाई आप लोग यहाँ से चले जाएं। विधायक जी ने हमारा सहयोग किया और वो पब्लिक को लेके चले गए, नेताओं को भी लेके चले गए। लेकिन अधिकारियों का प्रेशर, अब चूंकि जहाँ विधायक वाली बात आती तो वहाँ दिल्ली से फोन आने लगे कि भाई आप क्या कर रहे। तो बड़े बड़े अधिकारी, हर लेवल का अधिकारी, जो उच्च स्तरीय अधिकारी थे, सभी पहुंच गए। IG DIG लेवल के अधिकारी वहाँ डेरा डाल के बैठ गए। अब एक थाना प्रभारी की हैसियत ये होती कि उनका भी देखना है हमको, अधिकारियों का, कि आए हैं तो वो क्या चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में हमारा काम चलता रहा और उसको मैंने ग्वालियर से, मुरैना से, दिल्ली से,
तमाम उसके अपराधी पकड़े मैंने। अच्छा। और उनकी जो पकड़ हुई थी, उनके लिए डिमांड के ऊपर जब पकड़े गए थे, वो आदतन अपराधी थे, डकैत थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें। और उसको हमने ट्रेस किया, उस केस को, उनका वो मुक्त हुए वहां से। हमारी पुलिस के प्रेशर की वजह से उनको अपराधियों को छोड़ के जाना पड़ा। हमने वो अपराधी बाद में पकड़े भी सब। और ये मतलब मेरे जीवन का ये रिटायरमेंट के पहले का केस था। अगर मैं सोचता था कि हमारे 38 साल के कैरियर में कहीं धब्बा ना लगा और आखिरी समय ऐसा ना हो कि कोई धब्बा लग जाए, तो ये आखिरी समय का एक किस्सा था जो मैंने आपको बताया। जी। तो जब आप एक जन नायक बन जाते हैं, जन के बीच में जाके उनके दुख दर्द जो है अपना समझ कर जब आप कार्य करते हैं, तो इसी तरह की जन जन के मन में आपका बसना और उनका सपोर्ट, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आदरणीय जो शर्मा सर हैं उनको ये हासिल हुआ, क्योंकि आपका नेचर, आपका स्वभाव और आपका काम दोनों चीजें बोलती हैं। तो जैसे आपने कहा कि 38 वर्षों में बहुत सारी ऐसी दास्तानें हैं जो कि इतने कम समय में कैद कर पाना संभव नहीं है। अगली बार जरूर आपसे कोई और दास्तान हम सुनेंगे। तो अब हम आते हैं, आपका साहित्य के बारे में जानकर, आपके जॉब के बारे में जानने के बाद कुछ और बातें हमें पता चली हैं कि जैसे आप होम्योपैथी में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं और साथ ही साथ हस्तरेखा या यूं कहें कि ज्योतिषाचार्य भी बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो साइंस की जो डेफिनेशन ही होती है कि सिस्टमैटिक एफर्ट, तो कुंडली बनाने में आपने बहुत ज्यादा जो एक बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, और उसके थ्रू आपने एक बोल सकते हैं कि पूरी पांडुलिपि जो है वो तैयार है, हालांकि प्रकाशित नहीं करवाई है, लेकिन इस तरह से भी जो हस्तरेखा है, इस तरह से भी जो ज्योतिष है उसका अध्ययन किया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा जो शोध कार्य है जो आपने किया है। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, होम्योपैथी के बारे में भी और साथ ही साथ ज्योतिष के बारे में भी। देखिए, पुलिस विभाग में रहते हुए काम की अधिकता थी 24 घंटे। मैंने कहा आपसे कि मैं यदि किसी काम में लगा हूं तो मैं फिर एक ही काम करता हूं। अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो जॉब करता हूं, और यदि जॉब से हटके मैं कुछ सोचता हूं तो फिर उस दिशा की तरफ बढ़ जाता हूं। कई बार ऐसा होता था कि कई बार हमारे अधिकारियों से नहीं बन रही है, उन्होंने कहीं मुझे पनिशमेंट के तौर पे या हेरेसमेंट के तौर पे कहीं भेज दिया, और किसी नेता की वजह से, शिकायतों की वजह से, जैसे मैंने वहाँ जुआ सट्टा नहीं चलने दे रहा, लोगों ने शिकायत की, अधिकारी ने मुझे हटा दिया। तो जब पब्लिक हमको वापस लाने का डिमांड कर रही है कि नहीं, ऐसे अच्छे अधिकारी को वहाँ होना चाहिए, तो ऐसे समय पे हम सर्विस छोड़ के अलग बैठ जाते थे। कुछ समय के लिए हम विराम ले लेते थे, मेडिकल पे चले गए, हमको छुट्टी चाहिए। तो उस बीच में क्या करें, आदत तो मेरी रात भर जगने की थी, गश्त करने की थी, तो हम उस समय में हम किताबें पढ़ते थे। तो यदि हमारा कोई अच्छा मित्र ज्योतिष वाला था, तो और ज्योतिष वालों के पास तो इसलिए जाना पड़ता था कि अगली पोस्टिंग हमारी कहाँ होने वाली, कितने दिन में हो जाएगी भाई। तो एक होशंगाबाद में एक दादाजी थे, बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रहे, उनके पास में बैठा, तो उन्होंने कुछ किताब में, जैसे हस्तरेखा की बात कही आपने, तो जो ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं इनकी जानकारी हमको बचपन से, घर से, परिवार से मिली है। ब्राह्मण पुत्र हूँ तो ये चीजें स्वाभाविक थी, ज्योतिष में पंचांग देखना, ये देखना, तो ये मिलता था। हस्तरेखा में पर्वत क्या होते हैं, लकीरें क्या है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा कहाँ क्या जा रही है, कौन सी रेखाएं काट रही हैं, तो ये देखता था मैं। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल बच्चों के, अपने फ्रेंड्स के देखते थे हाथ, वो कुछ बातें सही भी निकल जाती थी। तो वो बहुत ज्ञान था, लेकिन जो वास्तव जो ज्योतिष है, जहाँ कुंडली बनाना है, ये थोड़ा सा एक टिपिकल जॉब होता है। कुंडली देखना एक अलग बात होती है, कुंडली का कैलकुलेशन करना, क्योंकि वहाँ सारे ग्रह नक्षत्रों की गतियां किस गति से चल रहा है, जो वो धीरे धीरे विज्ञान हमारा दूर होता चला जा रहा है। आज ग्रहण मान लो कब होने वाला है, ये अपना सैटेलाइट कभी बताएगा, लेकिन हमारा ज्योतिषी जो है कई साल पहले बता देगा कि फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर ग्रहण होगा। ये सब कैलकुलेशन है, सटीक गणना होती है। और तो उस चीज को हमने वैज्ञानिक तौर से देखा, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो ज्योतिष को भी मैंने विज्ञान की तरफ से अध्ययन किया। और
एक शोध तरह की आदत थी हमारी कि हमें शोध करना चाहिए। तो मैं उन चीजों को ग्राफिक्स के जरिए कि ये ग्रह कितने डिग्री पर होगा तो अच्छा होगा, और कितना ऊपर जाएगा तो अच्छा होगा, कितने नीचे आएगा तो खराब होगा, तो ये चीजें मैंने ग्राफिक्स में बनाई। और वास्तव में शोध किया, कुछ आलेख हमारे जैसे हम अपने बच्चों को भी सिखाते थे। अच्छा। बच्चों हमारे ब्राह्मण पुत्र हैं भाई, तो उनको बच्चियों को भी सीखना चाहिए। सही बात। तो हमारी बड़ी बेटी जो सीखती थी वो पेपर में दे देती, तो दैनिक भास्कर में उसके नाम से पेपर आलेख छप रहे हैं, जो तो उसके सूर्य ऐसा होना चाहिए, चंद्र ऐसा होना चाहिए, तो उसके लेख छपते थे। तो इस तरह से हमने अपना अध्ययन किया, कुंडली बनाना सीखी, बच्चों को भी सिखाई और मैंने खुद सीखी, फिर अध्ययन किया। और हालांकि अब लोगों ने मेरे घर के सामने ज्योतिषाचार्य के बोर्ड भी लगवा दिए, मैंने हटवाए, बाहर बालकनी में भी एक बोर्ड टंगवा दिया, वो हटवाया, क्योंकि उसकी वजह से परेशानी होने लगी थी मुझे और साहित्य सेवा में दिक्कत होने लगी थी। जी हाँ। तो और थोड़ा होम्योपैथी के बारे में भी बताइए। जी, होम्योपैथी में हमारे एक मित्र थे, उनका अच्छा नॉलेज था, इंजीनियर थे वो पेशे से, मिस्टर पवार। तो वो ज्योतिष होम्योपैथी का हमेशा, जैसे हम कभी आए कुछ सर्दी जुकाम होगा तो उन्होंने कहा ये दवाई ले लीजिए आप। वो रखते भी थे दवाई, तो कभी 2-4 गोलियां अपने दे जाते थे कि ये लीजिए आप। तो उसमें भी हमने कहा भाई ये क्यों ले, अब विज्ञान का विद्यार्थी तो पूछ लें भाई थूजा लेना है तो थूजा क्यों ले। सही है। तो अब चूंकि बॉटनी का मेरा बोल रहा, तो जड़ी बूटियों से मेरा, विज्ञान पौधों से मेरा जुड़ाव रहा, बॉटनिकल नाम भी उनके सब मालूम थे। तो हमने कहा भाई ये क्यों ले, इनकी प्रकृति क्या होती है। फिर उनसे किताबें लेके मैंने मांग के, फिर अच्छी किताबें कौन सी होती है, मल्टीमीडिया में क्या होता है, मटेरियलिका में क्या होता है, ये सब मैंने उनसे किताबें मांगी। फिर कुछ राइटर्स के नाम पूछे, उन्होंने मटेरिया मीडिया फलाने का अच्छा होता है तो बोले आए। फिर मैंने उसको ज्योतिष से कनेक्ट किया। अच्छा। कि सिंह राशि वालों के लिए कौन सी दवाइयाँ सूट करेंगी। अच्छा। तो ये सारी चीजें मैंने अध्ययन की, ज्योतिष के साथ भी हमने उसको कंबाइन किया। तो ये शोध परख हमारी चीजें नहीं, किताबें भी हमने इकट्ठी की, पढ़ा भी उसको, उसके डीप में भी गए, उसको फिर उसको भी हम एक रिसर्च की तरह से लेके चले। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे साहित्य की तरफ आ गए, तो वो चीजें, अब वो किताबें हैं यहाँ हमारे पास में, लेकिन अब धीरे धीरे उनसे हटके अब दूसरी साहित्य में लगे हुए हैं। जी। तो जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है NEP 2020, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बहुत बात होती है, लेकिन आपने वो मल्टी डिसिप्लिन आपके खुद की लाइफ में उतारे हुए हैं कि आप एक जगह आप होम्योपैथी में भी दखल रखते हैं, एक जगह ज्योतिषाचार्य भी हैं और एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, साथ ही साथ आप साइंस से आपने PG किया हुआ है और आपका जो जॉब का जो क्राइटेरिया है वो और एक वेरिड फील्ड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब सर ने कहा कि जब परेशानियों वाला वक्त आता था तो किस तरह से हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं, हमारे अंदर का जो ज्ञान होता है, उस निगेटिव समय को हमें पॉजिटिविटी से मतलब हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी को भरने का किस तरह से कार्य कर सकता है, इसका साक्षात प्रमाण आदरणीय जो सर की जो लाइफ है उससे हमें देखने को मिला। तो ये इस तरह की बातें हैं कि जो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जो हर व्यक्ति का जो खुद का जो अनुभव होता है वो एक बहुत, आप बोल सकते हैं कि इस तरह का अनुभव होता है क्योंकि उसने वो सारी परेशानियां देखी हुई होती हैं और उसका जो समस्या का जो समाधान होता है वो ऐसा निचोड़ होता है कि जिसको यदि हम सिर्फ पढ़ के या सुन के भी ग्रहण कर लें तो हम उतनी सारे जो बुरे अनुभव हैं, कटु अनुभव हैं, उनसे यूं ही उन हमारे समस्याओं का समाधान हो जाता है, हम निदान पा लेते हैं। आजकल जब हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी बातों में बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों में आत्महत्या कर लेते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इन सारे चीजों का अभाव ही है कि वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एक ही चीज को सोचते जा रहे हैं, आपके इंटरेस्ट पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, समय का सार्थक उपयोग कैसे किया जाए इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी मुझे लगता है शायद बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो साथ ही साथ सर को बांसुरी बजाने में भी बहुत ज्यादा मुझे लगता है शौक है, तो उसके बारे में आप बताइए। म्यूजिक भी एक जो एस्पेक्ट है सर की पर्सनालिटी का, तो बांसुरी के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे और इनफैक्ट हम सुनना भी चाहेंगे, तो बताइए सर।
कैसे आपने सीखा है? आपने आप ही बांसुरी बजाना सीखे हैं? मैं बहुत छोटे बताया, बचपन में छोटा था, मैं बच्चा था जी जी। और मेरा नाम हरी था, तो घर से प्यार से सब हरी हरी बोलते थे। और हमारे पड़ोस में एक पुलिस के ही सिपाही थे, वो अच्छी बांसुरी बजाते थे। अच्छा। तो मैं मतलब उसमें बड़ा आकर्षित होता था उनकी धुन के ऊपर। तो मैं जब भी मतलब कोई बांसुरी बेचने वाला निकलता था तो हम अपनी मम्मी से बोलते थे कि मुझे बांसुरी दिला दो। तो बचपन से वो मेरी आदत रही कि मुझे वो बांसुरी, जो बांस की छोटी छोटी बांसुरी उस जमाने में 1 आने 2 आने की आती थी, वो उनसे बजाना मैंने शुरू कर दिया। और बस बांसुरी फूंकते रहते थे। धीरे धीरे उस पर उंगलियां सधी और मैंने कोई प्रैक्टिकल उस पर कोई ऐसा गुरु नहीं बनाया कि जो हमें सिखाए। बस धीरे धीरे बजाते बजाते फिल्मी गाने धीरे धीरे निकलने लगे। पहले आरती बजाने लग गए, ओम जय जगदीश हरे, तो ऐसी कुछ धुनें निकालने लगे। तो लगा कि हम इसमें कर सकते हैं। तो एक लगातार धीरे धीरे करते करते कुछ गाने बजने लग गए। तो एक वो जिसको सुना देते हैं तो लोगों को कहता कि हाँ अच्छी बांसुरी बजाते हैं आप। जबकि वास्तव में मैंने कभी मतलब उस क्षेत्र में कोई नॉलेज मैंने हासिल नहीं की है, लेकिन एक बजाते बजाते विधिवत शिक्षा आपने हासिल अवश्य नहीं की है, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग जो हम कहते हैं, तो आप यूं ही करते करते उस क्षेत्र में भी आपने जो है महारत हासिल कर ली है। और सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ बांसुरी ही बजाते हैं, आप अभी मैं पढ़ रही थी आपका जो बायो है उसमें कि आपने जो किस फिल्म में काम भी किया है, फीचर फिल्म, हाँ, सच इट्स ओवरव्यू। तो सच इट्स ओवरव्यू में आपने भूमिका भी अदा की है, उसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में तो हमें बिल्कुल ही पता नहीं था। देखिए, मैं जब इटारसी में तैनात था तो उस समय क्या था कि एक बाल बचपन बचाओ आंदोलन चल रहा था, उसका एक एनजीओ था। तो मध्य प्रदेश में ये बचपन बचाने वाला एक नया थाना खुला था। अच्छा। और मैं उसका पहला प्रभारी बना। तो उसमें काम करता था, उसमें एनजीओ काम करता था, हमारे साथ आके मिलके बच्चों को बचाने के लिए जाते थे। तो उन्होंने हमारा जो मोटिवेशन देखा, मैं बच्चों को कैसे ट्रीट करता हूँ, कैसे मोटिवेट करता हूँ और उस कार्य को मैं कैसे कर रहा हूँ। मतलब लेक्चर भी देना पड़ते थे, मुझे भाषण भी देना पड़ते थे लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो वो हमसे जुड़े रहे काफी समय तक। मैं रिटायर्ड हो गया 13 में। रिटायर्ड होकर मैं बेटा हमारा लेके हमको चला गया पुणे के, अब यहाँ क्या करोगे होशंगाबाद में, चलो पुणे, हमने तुम्हारे लिए एक मकान अलग से ले लिया है, वहीं रहना। तो हम वहाँ पुणे चले गए। तब फिर एक मुबीन करके सज्जन है जो एनजीओ में काम करते थे, तो मुबीन ने हमको फोन किया कि सर एक फिल्म बना रहे हैं हम, और हमने इसके पोस्टर लगाए भोपाल में, होशंगाबाद में, जगह जगह इस तरह की हमारी एक भूमिका है। तो मैंने बहुत लोगों को बुलाया, उसमें इंटरव्यू लिए हैं। इसमें उनकी एक प्रोडक्शन पार्टी थी। तो बोले मैं चाहता हूँ कि एक रोल आपका होना चाहिए उसमें। हमने कहा मैं तो कभी फिल्म में तो की नहीं है और मैं एक्टिंग भी नहीं ऐसा मतलब किया नहीं है। बोले नहीं सर, मुझे जो आप करते हैं बस वैसा का वैसा रोल चाहिए, नेचुरल रोल चाहिए। तो एक उसमें बोले जो सत्य की बात है, सच मतलब सच्चाई के ऊपर ये पिक्चर है पूरी। तो इसका लीड रोल जो है वो सत्य प्रकाश करके पत्रकार होते हैं, जो जिसके ऊपर पूरी फिल्म चलती है। वो सच्चाई से कैसे कैसे लड़ते हैं, उन्हें क्या क्या देखना पड़ता है। तो उसमें सत्य प्रकाश पत्रकार का रोल मुझे उन्होंने, लीड रोल था वो, पूरी फिल्म का थीम रोल वही था। अच्छा। तो वो रोल मुझे दिया, पूरी 3 घंटे की पूरी पिक्चर बनी वो। और मैं वहाँ पुणे से होशंगाबाद आया, फिर उसकी शूटिंग हुई। तो उसमें धीरे धीरे वो हुआ और वो फिल्म बनी और शूटिंग हो गई। और अभी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में पिछली बार दिखाई गई वो फिल्म। अरे वाह। अब देखिए आगे कहाँ जाती है वो जी। तो कहा जाता है कि भाई रिटायर बट नॉट टायर्ड, है ना, ये बिल्कुल सही आपके ऊपर फिट बैठती है कि आप, मुझे लगता है शायद 2013 के पहले जितने एक्टिव थे उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना ऊर्जा के साथ में आप उसके बाद आपने अपना जो लेखन है या अन्य क्षेत्र है उसमें आप सक्रिय हुए हैं। और इसलिए साहित्य के लिए खासकर और अन्य आपकी जो सेवाएं हैं उसके लिए भी आपको कई तरह के सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। तो आपकी जो कृति है मुखर चितेरे, इसको भी काफी सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो हम सम्मान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि
किस तरह से आपकी जो सम्मान की जो जर्नी है, यात्रा है, वो रही है, और कितने सम्मान कहाँ कहाँ से आपको प्रदान किए गए हैं साहित्य के क्षेत्र में भी, साथ ही पुलिस सेवा के क्षेत्र में आपने अभी जिक्र किया था। पुलिस सेवा के क्षेत्र में तो हमको तमाम 26 जनवरी के स्तर पे बेस्ट थाना प्रभारी, सबसे अच्छा डिटेक्शन, मतलब ये सोचिए कि चोरियां होती हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। और हमारा ये था कि हम दूसरे थानों की, मतलब 50-50, 60-60 चोरियां दूसरे थानों की पकड़ के डिट्रेस करके उनको सामान से अपराधी सौंप देते थे। तो इस बात पर से हमको बेस्ट डिटेक्शन ऑफिसर के इनाम, सम्मान, मतलब जो पुलिस विभाग के सम्मान होते हैं वो हमको एप्रिसिएशन है, मंत्रियों के द्वारा हमको गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, शील्डें दी गई, वहाँ सम्मान हाथ फूल पहनाए गए। वो एक अलग वो कहानी है। और जब साहित्य से जुड़े तो फिर अब वो क्षेत्र हमारा दूसरा हो गया। अब यहाँ भी हम जहाँ से जुड़े हैं, यहाँ तमाम भोपाल की जो संस्थाएं हैं उनसे बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े। अखिल भारतीय कला मंदिर है, मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। बाकी और भी संस्थाएं, उनमें सब में उसका आजीवन सदस्य हूँ। उसके नाते से सभी संस्थाओं में काम भी करता हूँ, जाता भी हूँ। सक्रिय भूमिका हम देखते रहते हैं जी। और ये किताब जो हमारी मुखर चितेरे, जैसा कि अभी बताया था कि आई थी, तो उसको बहुत लोगों में बटी भी गई भी, तो उस पर अखिल भारतीय लेवल के पुरस्कार भी मिल गए। और होशंगाबाद में शिव संकल्प साहित्य परिषद है, उनकी तरफ से भी हमको अखिल भारतीय पुरस्कार मिला। और मध्य प्रदेश लेखक संघ की तरफ से, कला मंदिर की तरफ से, और ये अखिल भारतीय कविता लोक समूह है, इसमें लगभग मुझे इस समूह के द्वारा 6-7 पुरस्कार मिले हैं। अच्छा। हाँ। और ओबीओ की तरफ से भी, ओबीओ की तरफ से भी मिले हैं, शायद शिरोमणि वगैरह तमाम सम्मान मिले हैं। और अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान से मुझे पिछली बार गजल के लिए सम्मानित किया, पिछले वर्ष। और ये एनबीटी ने भी आपको किया है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने ऐसे बहुत सारे सम्मान हमको प्राप्त हुए हैं। तो सम्मानों की संख्या यदि देखी जाए तो मुझे लगता है 25-30 से ऊपर ही जा रही है। और इसी तरह से आप सम्मानित होते रहें और साहित्य के क्षेत्र में एक जो दैदीप्यमान सितारे के रूप में आप स्थापित होते रहें, यही आपके लिए यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जाते जाते आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें तो आपका स्वागत है। संदेश तो ये जीवन का संदेश है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर बुरा वक्त भी आता है तो उसमें भी हमको अपने लगन के साथ में कुछ अच्छा करने के लिए जुटे रहना चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। और जो नेगेटिव सोचने वाले बच्चे हैं खास तौर से, उनके लिए मेरा संदेश है कि बुरा समय जरूर आता है, लेकिन वो एक क्षणिक होता है। और अगर आप प्रयास करते रहते हैं तो आपका ईश्वर भी साथ देता है और आपके भुजबल में शक्ति है। आप साथ ही साथ हम आपसे जो आपकी जो पसंदीदा गजल और एक गीत भी सुनना चाहेंगे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों। आदरणीय मीनू पांडे जी के द्वारा अपने इस चैनल के ऊपर मुझे काव्य पाठ के लिए आदेशित किया गया है, तो मैं देश के शहीदों के नाम से शुरू करता हूँ और कुछ गीत या कुछ गज़लें जो भी आपके समक्ष होंगी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि देश गुलाम रहा बरसों बर तान हुकूमत थी भयकारी, देश गुलाम रहा बरसों बर तान हुकूमत थी भयकारी, भूल सके यह कौन कहो जिसने भुगती विपदा थी भारी, और खून दिया बलिदान हुए उन वीर सपूतन की बलिहारी, वो लाल किले पर आज उड़े यह 3 रंगा ध्वज शान हमारी, लाल किले पर आज उड़े यह 3 रंगा ध्वज शान हमारी। तो ये हमारा ध्वज जो लाल किले पर सलामत है, आज किनकी वजह से है, हमें उनको नहीं भुलाना चाहिए। कहा गया है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।
मैं कहता हूं कि हर जो वीरों ने शहादत दी है उनको हम कैसे भुला दें। लाखों बहनों के सुहाग उजड़ गए, कई माताओं ने अपने लाल खो दिए, उनको हम कैसे भुला दें। हमें आज़ादी यूं ही मिली है। इसलिए 4 पंक्तियां मैं उन शहीदों के नाम समर्पित करता हूं कि हम भुला देंगे शहादत ये नहीं अपना चलन, हम भुला देंगे शहादत ये नहीं अपना चलन, आज है आजाद उनकी ही बदौलत ये चमन, आज है आजाद उनकी ही बदौलत ये चमन, और हम चुका पाए कहो क्या मोल कुर्बानी कहो, हम चुका पाए कभी क्या मोल कुर्बानी कहो, ये वतन बलिदानियों को कर रहा सत सत नमन, ये वतन बलिदानियों को कर रहा सत सत नमन। और एक अभी 22 जनवरी को हमारे राम जी का जो है मंदिर जो है बनने वाला है। मित्रों, 499 वर्ष पूर्व 1528 ईस्वी में बाबर ने राम जी के स्थान को विध्वंसित कर दिया था। आज वो हमारे बीच में वापस मिलने वाला है। तो एक घनाक्षरी छंद देखें कि लोग जो विवाद करते हैं, कुछ लोगों ने कह दिया कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है देश में। तो ये मुझे सबसे बुरा खटका कि राम का अस्तित्व ही नकार रहे तुम राम के देश में। जो बाबर ने किया 1528 में वो तो ठीक था, लेकिन आज जो हमारी सरकार पे बैठे हुए लोग, जिम्मेदार लोग, ये कह रहे हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। उस पर लिखा कि जन्मभूमि राम की विवाद छेड़ते हो तुम, जन्मभूमि राम पर विवाद छेड़ते हो तुम, राम जी ही पुरखे तुम्हारे व हमारे हैं। जरा इतिहास में झांकिए आप कौन थे कि जन्मभूमि राम पर विवाद छेड़ते हो तुम, राम जी ही पुरखे तुम्हारे व हमारे हैं। राम रूप में कभी तो श्याम रूप विष्णुधर, नासने को दुष्ट 10 बार अवतारे हैं। और बार बार नर रूप ले हमें उबारने को, बार बार नर रूप ले हमें उबारने को, क्षीर सिंधु छोड़ कृपा सिंधु जी पधारे हैं। आज स्वर्ग त्याग देव पूजने को, जन्मभूमि मातृभूमि भारती की आरती उतारे हैं, मातृभूमि भारती की आरती उतारे हैं। ये हमारी मातृभूमि है, ऐसे नहीं है। क्यों कहा गया इसको? एक सवैया देखें कि धर्म धुरीण पुनीत महीय, धर्म धुरीण पुनीत महीय, धर्म परायण है जन प्यारे। और वेद पुराण महान रचे, 6 शास्त्र बिरंच मनीषी विचारे। और विश्व कहे जग नायक तब ही, ऐसे ही नहीं कहता, विश्व कहे जग नायक तब ही, नायक के गुण हो जब सारे। और भारत में अवतार लिए प्रभु राम, कभी घन श्याम हमारे। तो कुछ छंद मैंने देश को और भगवान को समर्पित किए। और अब एक गीत की तरफ चलता हूँ, कुछ गीत भी हो जाएं, उसके बाद फिर एक आध गजल सुना के मैं अपनी विराम दूंगा। कि भोर का मुखड़ा ढके है धुंध का आंचल, भोर का मुखड़ा ढके हैं धुंध का आंचल। आज के परिदृश्य को देखें, सूर्य को अपहृत किए हैं मंचले बादल, सूर्य को अपहृत किए हैं मंचले बादल। ऊंघते बैठे हैं खगमृग कोटरों छिप कर, पुष्प कलियों में फंसे विक्षुब्ध हैं मधुकर। दिन से सकता हो प्रताड़ित, दिन से सकता हो प्रताड़ित, मुख मलिन श्यामल। सूर्य को अपहृत किए हैं मंचले बादल। और देखिए अगला बंद कि खिल नहीं पाई कमलनी काली माँ के डर, खिल नहीं पाई कमलनी काली माँ के डर। ज्यों धुंधल के ने लगाया रोशनी पर कर,
ज्यों धुंधल के ने लगाया रोशनी पर कर। आस की आंखों बहाए, आस की आंखों बहाए धैर्य का काजल। सूर्य को अपुरत किए हैं मन चले बादल। और एक और बंद देखें कि पेट की भट्टी गरम है मुख बने चिमनी। पेट की भट्टी गरम है मुंह बने चिमनी। पेड़ के नीचे ठुठुरती भूख की हिरनी। पेड़ के नीचे ठुठुरती भूख की हिरनी। ग्रास तृण डूबे धरातल, ग्रास तृण डूबे धरातल बन बने दलदल। सूर्य को अपुरत किए हैं मन चले बादल। और गीत का अंतिम चंद देखें। ज्येष्ठ ने पहले तपाया बूंद को तरसे। ज्येष्ठ ने पहले तपाया बूंद को तरसे। घन घिरे ऐसे निरंतर झूम कर बरसे। तोड़ती तटबंध नदियां, तोड़ती तटबंध नदियां सिर फिरा है जल। सूर्य को अपुरत किए हैं मन चले बादल। भोर का मुखड़ा ढके है धुंध का आंचल। सूर्य को अपुरत किए हैं मन चले बादल। और इस गीत के साथ अब मैं गजल की तरफ चलता हूँ। कहा है कि ख्वाहिशें इतनी बढ़ा ली, स्रोत कम उतने मिले। वो दाम से ईमान के भी मोल अब करते मिले। दाम से ईमान के भी मोल अब करते मिले। और ज्ञान बिकता मान बिकता क्या नहीं बिकता यहाँ। ज्ञान बिकता मान बिकता क्या नहीं बिकता यहाँ। आबरू बाजार में है देह के पैसे मिले। और कत्ल का सामान बिकता, कत्ल का सामान बिकता कातिलों के भाव हैं। बिक रही इंसानियत हैवान अब बढ़ते मिले। बिक रही इंसानियत हैवान अब बढ़ते मिले। और मंदिरों में दान चंदा दर्शनों के दाम दो। मंदिरों में दान चंदा दर्शनों के दाम दो। और देश में विद्वान नेता मौलवी बिकते मिले। देश में विद्वान नेता मौलवी बिकते मिले। और ज्ञान दाता संत गुरुजन अर्थ चिंतन में मगन। ज्ञान दाता संत गुरुजन अर्थ चिंतन में मगन। चांद सूरज को कहो क्या राह से भटके मिले। चांद सूरज भी कहो क्या राह से भटके मिले। और जागना होगा तुम्हें इस देश की खातिर अहो। जागना होगा तुम्हें इस देश की खातिर उठो। हो गई है लो सुबह, तुम अब तलक सोते मिले। हो गई है अब सुबह, तुम अब तलक सोते मिले। और कौन होता हरि नियंत्रण, कौन होता हरि नियंत्रित। भीड़ में सब भेड़ हैं। और एक गड्ढे में पड़ा तो सब वहीं गिरते मिले। ख्वाहिशें इतनी बढ़ा ली, स्रोत कम उतने मिले। और एक गजल और देखें। उम्र भर जियारती रहा देखने को नूर आपका। उम्र भर जियारती रहा देखने को नूर आपका। कौन से फलक पे हो बसे क्यों मकाम दूर आपका। उम्र भर जियारती रहा देखने को नूर आपका। मौसमी कवा को ओढ़ कर, कवा माने ये पोशाक, मौसमी कवा को ओढ़ कर झूमते फिजूल में जनाब। मौसमी कवा को ओढ़ कर झूमते फिजूल में जनाब।
4 दिन बहार के मिले, फिर सबाब चूर आपका। 4 दिन बहार के मिले, फिर सबाब चूर आपका। बेसुमार रहमतें तो दी, बेसुमार रहमतें तो दी, जब्त भी अता खुदा करे। बूंद पी बहकने लगे, बूंद पी बहकने लगे, दिख गया शऊर आपका। बूंद पी बहकने लगे, दिख गया शऊर आपका। और शेर देखें कि हम बिछा रहे जो राह गुल, आपको चुभे बुखार से। जहनियत में तलखियां भरी, जमनियत में तलखियां भरे, बेसबब फितूर आपका। जहनियत में तलखियां भरे, बेसबब फितूर आपका। भेजिए इनायतें इधर, आपकी नजर की कोर से। भेजिए इनायतें इधर, आपकी नजर की कोर से। हरि अवध से अब्द ही रहा, अवध माने अनंत काल, अब्द माने सेवक। हरि अवध से अब्द ही रहा, सोचिए हुजूर आपका। उम्र भर जियारती रहा, देखने को नूर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।